Hello student, welcome to my channel. I am सुचित्रा वर्मा, your mentor, सोशलॉजी mentor. आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम पढ़ते हैं मैक्स वेबर का दूसरा पार्ट, समाजशास्त्री सिद्धांत से संबंधित पूंजीवाद। उन्होंने क्या बताया है? वेबर ने पूंजीवाद सोच की व्याख्या करते हुए आधुनिक समाज के लक्षणों की एक सूची तैयार की है तथा उन लक्षणों के आधार पर जो पूंजीपति समाज के सामान्य लक्षण थे उन्होंने आदर्श रूप में रखा है। सामाजिक क्रियाओं का एक ऐतिहासिक संदर्भ में अध्ययन करने के बाद उन्होंने निम्न 4 सामाजिक क्रियाओं का उल्लेख भी किया है। अभी मैंने एक वीडियो डाला है, वो पहला पार्ट है जो मैक्स वेबर का, उसमें मैंने बताया है कि सामाजिक क्रिया का सिद्धांत उसमें किसमें उन्होंने दिया था, इकोनॉमिक एंड सोसाइटी में। इकोनॉमिक एंड सोसाइटी जो 1922 में लिखी थी मैक्स वेबर ने, उसमें उन्होंने सामाजिक क्रिया का सिद्धांत दिया है और उसमें उन्होंने नौकरशाही की भी अवधारणा दी है। आइए देखते हैं सामाजिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तार्किक क्रियाएं जो तर्क द्वारा सिद्ध की जाती हैं, जिसमें साधन और लक्ष्य दोनों में विवेकपूर्ण संबंध पाए जाते हैं। मूल्य पर आधारित सामाजिक क्रिया होती है, जिसमें व्यक्ति अपने व्यवहार को अपने मूल्यों पर की कसौटी पर खरा उतारता है। जैसे एक जहाज के कैप्टन का डूबते जहाज से उतरकर नहीं भागना, यानी जहाज अगर डूब रहा है तो कैप्टन डूबते हुए जहाज के से उतरकर नहीं भागता है। ऐसा क्या है? मूल्य पर आधारित क्रियाएं हैं। तर्क पर आधारित क्रियाएं हैं जो तार्किक क्रिया अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो तर्क विवेक पर आधारित होती हैं। तार्किक क्रियाएं। अगला है संवेगात्मक क्रियाएं। मनुष्य की संवेगात्मक क्रियाएं उन क्रियाओं का बोध कराती हैं जो मनुष्य के संवेग पर आधारित होते हैं। संवेग मतलब भावनाओं पर आधारित। जैसे किसी व्यक्ति का धार्मिक विश्वास, उसके परिवार के सदस्यों के साथ उसका संबंध उसके सभी संवेगों और संवेदनाओं पर आधारित होता है। अगला है परंपरागत क्रियाएं। ये इन क्रियाओं में सामाजिक क्रियाओं और परंपराओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है, जिसके कारण व्यक्ति के व्यवहार परंपरा से जुड़े होते हैं। एक संयुक्त परिवार के सदस्य कई धार्मिक कार्यों का पालन परंपरा से जुड़े होने के कारण करते हैं। ठीक उसी प्रकार कुछ सामाजिक परंपराएं होती हैं जिसका पालन व्यक्ति समाज के सदस्य होने के नाते करता है। वेबर का मानना था कि आधुनिक समाज में जो सामाजिक क्रियाएं होती हैं उन सभी सामाजिक क्रियाओं को तार्किक सामाजिक क्रिया से जोड़कर देखा जाना चाहिए। वेबर कहते हैं कि जो आधुनिक समाज में जो सामाजिक क्रियाएं होती हैं उन सभी सामाजिक क्रियाओं को तार्किक सामाजिक क्रिया से जोड़कर देखना चाहिए। आधुनिक समाज में जिन सामाजिक क्रियाओं को हम देखते हैं वे सभी तार्किक क्रियाएं होती हैं। आधुनिक समाज में मूल्यों पर आधुनिक क्रियाएं संवेगों पर आधारित क्रियाओं के साथ साथ परंपरागत क्रियाओं को भी व्यवहार में प्रयोग करते देखा जा सकता है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि सामाजिक क्रियाएं एक स्वतंत्र रूप में पाई जाने वाली क्रियाएं हैं, यानी सामाजिक क्रिया क्या है, स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती हैं। अब आप देखें सामाजिक मैक्स वेबर का पद्धति शास्त्र मैथोडोलॉजी जो उन्होंने बुक लिखी है, उस बुक में इन्होंने मैथोडोलॉजी अपनी लिखी है। पद्धति शास्त्र उन्होंने कौन सी पद्धति का प्रयोग किया है? समाजशास्त्रीय अध्ययन के सिद्धांत में वेबर ने पद्धति शास्त्र का महत्वपूर्ण योगदान है। वेबर ने प्राकृतिक विज्ञान और समाजशास्त्र में प्राकृतिक घटना एवं सामाजिक क्रिया के आधार पर भेद किया है। प्राकृतिक घटनाएं ना तो अर्थपूर्ण होती हैं और ना ही उनका कोई उद्देश्य होता है, जबकि सामाजिक क्रियाएं अर्थपूर्ण होती हैं और उद्देश्यपरक होती हैं। जो सामाजिक क्रियाएं होती हैं वो अर्थपूर्ण और उद्देश्यपरक होती हैं। जैसे कि कोई बच्चा अगर स्कूल जाता है, उदाहरण मैं दे रही हूँ सामाजिक क्रिया का। जैसे कि कोई बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल जाने का उसका उद्देश्य क्या होता है? उसको पढ़कर डिग्री हासिल करना और डिग्री के आधार पर उसे नौकरी प्राप्त करना, तो अर्थपूर्ण क्रिया है। और सामाजिक क्रिया के एक और उदाहरण मैं दे रही हूँ आपको। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर अकेले में सामाजिक क्रिया की जाती है तो वो सामाजिक क्रिया नहीं है। जैसे पूजा करना, ध्यान करना, ये सामाजिक क्रिया नहीं है। पूजा करना, ध्यान करना है या खाना बनाना है, तो ये कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो सामाजिक क्रिया नहीं होती है। इसीलिए पैरेटो ने 2 प्रकार की क्रिया बताई है, एक तार्किक क्रिया होती है और एक गैर तार्किक क्रिया। कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो गैर तार्किक होती हैं।
जैसे कि हम ब्रश कर रहे हैं, ये भी क्रिया है, लेकिन इसमें कोई तर्क नहीं है कि हम ब्रश कर रहे हैं, दांत धुलने की वजह से कर रहे हैं। लेकिन अगर सुबह उठ के कुछ ऐसा काम करते हैं, इसका कोई तर्क नहीं है, या घूमने टहलने चले जाते हैं, हाँ भाई स्वास्थ्य के लिए जा रहे हैं, तो कुछ ऐसी तार्किक क्रियाएं होती हैं जो गैर तार्किक होती हैं। इसको ऐसे पेरेटो ने गैर तार्किक क्रिया कहा है। पेरेटो ने 2 प्रकार की क्रिया बताई है, एक तार्किक और गैर तार्किक क्रिया। मैक्स वेबर ने 4 प्रकार की क्रिया बताई है। एक मूल्यांकनात्मक क्रिया, चलिए आइए देखते हैं। नंबर 1 तार्किक क्रिया। तार्किक क्रिया उन्होंने बताया मूल्यों पर आधारित क्रिया होती है। संवेगात्मक क्रियाएं होती है। परंपरागत जो संयुक्त परिवार या परिवार में जो परंपराएं निभाई जाती हैं वो परंपरागत क्रिया हो जाती है। और संवेगात्मक होते हैं जो संवेगों पर आधारित होती हैं, वो संवेगात्मक होती है। जैसे परिवार में कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो संवेगों पर आधारित होती हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया है, तो उसकी सारी क्रियाएं उसके द्वारा नहीं की जा सकती हैं क्योंकि वो बीमार पड़ गया है। चिकित्सा का समाजशास्त्र में आपने पढ़ा होगा कि पार्सन्स और एडरसन ने किस तरह से बताया है कि एक रोगी जब बीमार पड़ जाता है तो उसकी जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो क्रियाएं उस व्यक्ति द्वारा बंद कर दी जाती हैं, यानी वो क्रिया नहीं कर सकता है क्योंकि वो बीमार है। तो इस तरह से रोगी द्वारा बंद कर दिया जाता है। तो ये जो क्रियाएं होती हैं, इसी तरह से परिवार में मैं उदाहरण ये दे रही हूँ, संवेगात्मक क्रिया का उदाहरण मैं दे रही हूँ कि जैसे मान लीजिए परिवार में कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया तो उसकी सारी क्रियाएं अन्य व्यक्तियों द्वारा सहयोग के आधार पर पूरा किया जाता है, वो व्यक्ति उस क्रिया को नहीं पूरा कर सकता है। तो इस तरह की संवेगात्मक क्रियाएं होती है। जैसे कोई बच्चा रो रहा है तो उसको चुप कराना या उसको प्यार करना बच्चे को, या बच्चे को डांटना मारना, कुछ संवेगों पे आधारित जो क्रियाएं होती हैं वो संवेगात्मक क्रियाएं होती हैं। तो इसी तरह से मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जैसे संयुक्त परिवार में कोई बीमार पड़ गया, किसी को चोट लग गई, या कोई खुश हो गया, या कोई भी व्यक्ति, उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए कि यदि परिवार में कोई व्यक्ति IAS PCS बन गया, अधिकारी बन गया, या कोई भी ऐसी खुशी की बात हो गई, मान लीजिए वो उसकी शादी होने वाली है, शादी लग गई, तो हम सब लोग उस संवेगात्मक क्रिया में परिवार के सभी सदस्य उसका सहयोग करते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो ये संवेगात्मक, उसके संवेगों के आधार पर हम भी अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं। तो ये संवेगात्मक क्रियाएं हो जाती हैं। चलिए देखिए, मूल्यों पर आधारित क्रिया आप जान गए होंगे। आप उदाहरण याद कर लीजिए तो आपको याद हो जाएगा कि मूल्यों पर आधारित क्रियाएं कौन कौन सी हैं। एक जहाज के कैप्टन द्वारा जहाज से ना भागना, डूबते हुए जहाज से ना भागना, ये मूल्यों पर आधारित क्रियाएं हो जाती। तार्किक क्रियाएं क्या होती हैं, उदाहरण के तौर पर आप लिख लीजिए, साधन और लक्ष्य दोनों को विवेकपूर्ण ढंग से संबंध स्थापित किया जाता है। जैसे कि हम साधन के रूप में हम शिक्षा ले लेते हैं। जैसे कोई बच्चा शिक्षा ग्रहण करने जा रहा है, किस लिए जा रहा है, क्योंकि उसको अपने लक्ष्य प्राप्त करना है, उसको एक नौकरी प्राप्त करनी है, चाहे उसको IAS बनना है, PCS बनना है, लॉ करना है, जज बनना है, कुछ भी XYZ कुछ भी करना है। तो इस वजह से वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो साधन अपनाता है शिक्षा के द्वारा। तो शिक्षा के द्वारा जो साधन अपनाए जाते हैं और दोनों में एक विवेकपूर्ण और संबंध स्थापित होता है, उसे हम तार्किक क्रिया कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई साधन तो अपनाता है लेकिन लक्ष्य को नहीं प्राप्त करता है, तो उस विवेकपूर्ण या तार्किक क्रिया नहीं कही जाएगी। मान लीजिए वो स्कूल तो जाता है लेकिन वो पास नहीं होता है, फेल हो जाता है, हर साल वो फेल हो जाता है, यूनिट टेस्ट में फेल हो गया, एनुअल में फेल हो गया, हाफ ईयरली में फेल हो गया, तो क्या करता है, वो साधन तो अपनाता है लेकिन लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता है। तो इस तरह से वो क्या हो जाएंगी, तार्किक क्रिया नहीं होगी। इस तरह से तार्किक क्रिया का आधार उन्होंने बताया है। मतलब तार्किक क्रिया एक प्रकार है, मूल्य पर आधारित है, संवेगात्मक आधारित है, परंपरा। आपको याद हो गया होगा, ये चारों क्रियाएं आपको याद हो गई होंगी। मुझे याद है, मुझे मतलब विश्वास है कि मैं आपको समझाने में सक्षम होंगी और आपको समझ में भी आ रही होगी मेरा पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट, या मेरा पढ़ाया हुआ अवधारणा, या कोई भी मतलब कोई भी थ्योरी आपको समझ में अच्छी तरह से आ रही होगी कि मैं किस तरह से आपको समझाना चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं आपको धरातल पर लाकर उस समस्या का या उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझा दूं, जिससे कि आप बार बार उसको पढ़ें तो आपको अच्छी तरह से उस उदाहरण के तौर पर आपको याद हो जाए। सामाजिक क्रिया कैसे कहते हैं, कितने प्रकार की सामाजिक क्रिया होती है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आधुनिक समाज में जिन सामाजिक क्रियाओं को हम देखते हैं वे सभी तार्किक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं।
आधुनिक समाज में मूल्यों पर आधुनिक क्रियाएं संवेगों पर आधारित क्रियाओं के साथ साथ परंपरागत क्रियाओं को भी व्यवहार में प्रयोग करते देखा जा सकता है। इसलिए वह नहीं कहा जा सकता है कि सामाजिक क्रिया एक स्वतंत्र रूप में पाई जाने वाली क्रिया है। तो आपको समझ में आ गया होगा वेबर द्वारा सामाजिक क्रिया। अब देखते हैं वेबर का पद्धति शास्त्र, उन्होंने क्या पद्धति बताई है। समाजशास्त्रीय अध्ययन सिद्धांत में वेबर ने पद्धति शास्त्र महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वेबर ने प्राकृतिक विज्ञान समाजशास्त्र में प्राकृतिक घटना और सामाजिक क्रिया के आधार पर भेद किया है। प्राकृतिक घटनाएं ना तो अर्थपूर्ण होती हैं और ना ही उनका कोई उद्देश्य होता है, जबकि सामाजिक क्रियाएं एक अर्थपूर्ण उद्देश्यपूर्ण होती हैं। आपको समझ में आ गई होगी ये बात। प्राकृतिक विज्ञान में सार्वभौमिक नियम पाए जाते हैं जो सभी समाजों, स्थानों और कालों में पाया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, अगर बारिश हो रही है तो भारत में भी बारिश होगी, अमेरिका में भी बारिश होगी, अन्य देशों में भी बारिश होगी। बारिश का कोई अलग फैक्ट नहीं है कि अमेरिका में अलग तरह से बारिश होगी। समझ में आई यह बात? क्योंकि प्राकृतिक जैसे नियम होते हैं सार्वभौमिक होते हैं। अगर धूप यहाँ है तो उतनी ही धूप अमेरिका में भी होगी, ऐसा नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि अगर ठंडा प्रदेश है तो धूप का असर कम होगा, वो बात अलग है। लेकिन सार्वभौमिक रूप से प्रकृति के द्वारा किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है, इसलिए प्रकृति के द्वारा जो भी नियम अपनाए जाते हैं वो सब सार्वभौमिक होते हैं। सूरज ये नहीं कहता है कि मैं अमेरिका में धूप नहीं दूंगा, भारत में धूप दूंगा। बादल ये नहीं कहते हैं कि मैं भारत में वर्षा करूंगा और विदेशों में वर्षा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। वो सार्वभौमिक रूप से सभी पर न्याय करते हैं और सभी को सार्वभौमिक नियम का उनको पालन करना पड़ता है, जो प्रकृति द्वारा निश्चित नियम है। अब आपको समझ में आ गई होगी बात। सभी समयों, स्थानों और कालों में समान होते हैं, उसी को सार्वभौमिक नियम होते हैं कहते हैं। लेकिन समाजशास्त्रीय नियम ये विशेषता नहीं पाई जाती है, लेकिन समाजशास्त्रीय नियम में ये विशेषता नहीं पाई जाती है जो विशेषता प्राकृतिक विज्ञान में पाई जाती है। वेबर ने पद्धति शास्त्र की विशेषताएं इस तरह बताई हैं। वेबर ने समाजशास्त्र को एक निर्वचनात्मक या अवबोधन समाजशास्त्र कहा है। अवबोधन समाजशास्त्र यानी वेरेस्टेहन, मतलब सूझबूझ का समाजशास्त्र कहा है मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र में सामाजिक क्रियाओं में अर्थपूर्ण अवबोधन पर बल दिया है। अब अभी आपको मैंने पढ़ाया है कि समाजशास्त्र में उन्होंने सामाजिक क्रिया को क्या कहा है। सामाजिक क्रिया अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण होती हैं। यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण दे देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई साइकिल सवार होता है, दो साइकिल सवार आपस में मतलब एक इधर से आ रहा होता है, एक उधर से जा रहा होता, दोनों आपस में टकराते हैं। टकराने के बाद यदि वो एक दूसरे से कुछ भी ना कहते हुए अपनी अपनी साइकिल उठाकर चले जाते हैं अपने अपने रास्ते को, तो उसको हम सामाजिक क्रिया नहीं कहेंगे अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। बट आगे देखें, लेकिन अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर के अनुसार यदि हम देखें कि दो साइकिल सवार आते हैं और टकराकर आपस में एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, मारपीट की नौबत भी आ जाती है, गाली गलौज करते हैं, आसपास के लोग भीड़ भी इकट्ठा कर लेते हैं, तो ऐसी क्रिया को अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया कहा है। अब समझ में आई आपको सामाजिक क्रिया का कोई एक अर्थ होता है, उसका उद्देश्य होता है, उसे ही सामाजिक क्रिया कहते हैं। तो समाजशास्त्र में सामाजिक क्रियाओं को अर्थपूर्ण अवबोधन पर बल दिया है, ऐसा समाजशास्त्र में मैक्स वेबर ने कहा है। अब प्राकृतिक विज्ञान की भांति वेबर ने सामाजिक घटनाओं को समझाने के लिए कार्य कारण संबंधों के आधार पर व्याख्या करने पर बल दिया है। कार्य कारण जो संबंध है सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए, जो कार्य कारण संबंध है, उनकी व्याख्या करने पर उन्होंने बल दिया है। किसने? मैक्स वेबर ने तुलनात्मक अध्ययन पद्धति को भी अपनाया है। जैसे उन्होंने 6 धर्मों का अध्ययन किया, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई और कन्फ्यूशियस, चीनी। इस तरह से 6 धर्मों का उन्होंने अध्ययन किया है। अध्ययन करने के बाद उन्होंने तुलना की है कि कौन सा धर्म सबसे अच्छा है, कौन सा धर्म, कितना ज़्यादा धर्म किस देश में कौन सा धर्म अपनाया जाता है, इन सब का उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया है। तो मैक्स वेबर का एक पद्धति ये भी है, उन्होंने तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया है निर्वचनात्मक अवबोध के आधार पर। मैक्स वेबर ने घटनाओं के अध्ययन की कुछ चयनात्मक तथ्यों के भी अध्ययन करने पर बल दिया है तथा तथ्य उचित नहीं है
उसे छोड़ देने को कहा है। जो तथ्य उचित नहीं है मैक्स वेबर के अनुसार उसे छोड़ देना चाहिए। मैक्स वेबर ने सामाजिक घटनाओं की वस्तुनिष्ठता पर बल दिया है। सामाजिक घटनाएं जो एक वस्तुनिष्ठता पर आधारित होती हैं, मूल्यांकनात्मक निर्णयों से दूर रहने की बात की है। मूल्य पे आधारित जो निर्णय है उस पर नहीं, उससे दूर रहना है, क्योंकि मूल्यांकनात्मक अध्ययन वैज्ञानिक अध्ययन नहीं हो सकता। अब आगे देखें कि समाजशास्त्र में क्या है का अध्ययन होना चाहिए, ऐसा मैक्स वेबर ने कहा है। अच्छा बुरा, सही गलत, उचित अनुचित आदि के आधार पर व्याख्या मूल्यांकनात्मक होनी चाहिए, वैज्ञानिक नहीं। अब देखते हैं, अब हम आ जाते हैं वो उस कॉन्सेप्ट पर। आपने यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट पढ़ा। एक सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, जिसको मैं अच्छी तरह से समझा चुकी हूँ आपको। अगला है कितने प्रकार की सामाजिक क्रिया होती है, और सामाजिक क्रिया के बाद में वेबर का पद्धति शास्त्र। उन्होंने पद्धति शास्त्र में क्या कहा है। प्राकृतिक घटनाओं की प्राकृतिक जो घटनाएं होती हैं वो अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण नहीं होती हैं, जबकि सामाजिक क्रियाएं जो होती हैं, यानी सामाजिक घटनाएं जो होती हैं वो अर्थपूर्ण और उद्देश्यपरक होती हैं। जिस तरह से प्राकृतिक विज्ञान में सार्वभौमिक नियम पाए जाते हैं, उस तरह से समाजशास्त्रीय पद्धति में सार्वभौमिक नियम नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि मैक्स वेबर के अनुसार पद्धति शास्त्र की अलग अलग उन्होंने विशेषताएं बताई हैं। नंबर एक निर्वचनात्मक और बोधात्मक समाजशास्त्र कहा है। दूसरा, प्राकृतिक विज्ञान की भांति वेबर ने सामाजिक घटनाओं को समझने पर कार्यकारण के आधार पर व्याख्या करने पर बल दिया है। वेबर ने तुलनात्मक अध्ययन पद्धति अपनाने पर बल दिया है। इस विधि के द्वारा हम समाज की समानता असमानता को ज्ञात कर सकते हैं। वेबर ने घटनाओं के अध्ययन के लिए कुछ चयनात्मक तथ्यों के भी अध्ययन करने पर बल दिया है। वेबर ने सामाजिक घटनाओं की वस्तुनिष्ठता पर बल दिया है। सामाजिक घटनाएं जो होती हैं वस्तुनिष्ठ होती हैं, उस पे बल उन्होंने दिया है। और इन्होंने कहा है कि मूल्यांकनात्मक निर्णयों से दूर रहना चाहिए, हमें कोई मूल्यांकन करके उसका निर्णय नहीं निकालना चाहिए, जबकि वैज्ञानिक ढंग से निकालना चाहिए। उन्होंने कहा है मूल्यांकनात्मक अध्ययन वैज्ञानिक अध्ययन नहीं हो सकता। अगर हम मूल्यों पर आधारित अगर मूल्यांकन करके हम जो उसका अर्थ निकालते हैं निर्णय, तो फिर ये वैज्ञानिक नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा है कि क्या है का अध्ययन होना चाहिए, कि समाजशास्त्र क्या है, व्हाट इज दिस सोशियोलॉजी, यानी सोशियोलॉजी नहीं, समाजशास्त्र में क्या है का वर्णन होना चाहिए। यानी जो भी घटनाएं घट रही हैं वो क्या है, जो करंट में वर्तमान में क्या है उसको आपको लिखना है, ना कि क्या होना चाहिए का। हाँ, ये है कि समाजशास्त्र क्या होना चाहिए, कभी यानी भविष्यवाणी भी कर सकता है। चलिए आइए देखते हैं, अगला है टॉपिक आपका मैक्स वेबर का धर्मशास्त्र, थियोलॉजी ऑफ मैक्स वेबर। देखिए यहाँ पर अभी आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ लेक्चर में कि हाँ, उन्होंने 6 धर्मों का अध्ययन किया था। 6 धर्म जो अब आपके सामने हैं। मैक्स वेबर के अनुसार धर्म का समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं मैक्स वेबर, इसलिए उन्होंने 6 धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। अब आप पर क्वेश्चन आएगा, आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा कि मैक्स वेबर ने तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग कौन से अवधारणा में किया है, तो आपको कहना है कि धर्म की अवधारणा में उन्होंने किया है। देखिए मैक्स वेबर धर्मशास्त्र का योगदान उल्लेखनीय है। मैक्स वेबर का, उन्होंने विश्व के सभी धर्मों का अध्ययन कर धर्म और आर्थिक और सामाजिक घटनाओं के बीच संबंध दर्शाने का प्रयत्न किया। इसीलिए उन्होंने धर्म का अध्ययन किया है। किस लिए? कि उन्होंने देखा है कि सभी धर्मों का अध्ययन करके उन्होंने देखा है कि किस धर्म में आर्थिक और सामाजिक घटनाओं के बीच संबंध प्रकट होता है। कौन से ऐसे धर्म हैं जिसमें आर्थिक भी समाज और सामाजिक भी घटनाएं प्रकट होती हैं, उसमें ऐसा कौन सा धर्म है। देखें, वेबर ने विश्व के 6 धर्मों का प्रयोग किया है। हिंदू, बौद्ध, इस्लाम, यहूदी, कन्फ्यूशियस और चीनी ईसाई अध्ययन किया है। सॉरी, हो सकता है अभी मैं पहले जो बताई थी धर्म 1-2 मिस्टेक हो गया, उसके लिए सॉरी। लेकिन इसमें देखिए कन्फर्म है कि हिंदू, बौद्ध, इस्लाम, यहूदी, कन्फ्यूशियस और ईसाई। देखिए 4 तो हमारे भारत में ही पाए जाते हैं, जैसे हिंदू, बौद्ध, इस्लाम और ईसाई, यहूदी और कन्फ्यूशियस, ये 2 विदेश के हैं धर्म। इन सब का उन्होंने अध्ययन किया है।
अध्ययन के पश्चात उन्होंने बताया है कि आधुनिक पूंजीवाद केवल पश्चिमी देशों में ही सबसे पहले क्यों आया। इसके लिए उन्होंने विभिन्न धर्मों में पाई जाने वाली धार्मिक आचार पद्धति का तुलनात्मक अध्ययन भी किया है। उनका आर्थिक सामाजिक संगठनों से अध्ययनों का विश्लेषण किया गया है। मार्क्स की भांति वेबर ने भी सामाजिक संरचना और सामाजिक जीवन में आर्थिक कारक को ही महत्वपूर्ण मानते हैं। जिस तरह से मार्क्स मानते हैं यदि हम गरीब हैं तो भी हमारी आर्थिक स्थिति के कारण हम गरीब हैं। यदि हमारी स्थिति खराब है, यदि हम शिक्षा नहीं ग्रहण कर रहे हैं तो भी हमें आर्थिक स्थिति खराब है। यानी कुल मिलाकर सब कुछ ही आर्थिक स्थिति है। मानव के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, साहित्यिक, कला और दार्शनिक जीवन को निर्धारित करने वाला एकमात्र कारक नहीं माने जाते हैं। वेबर ने धर्म की समाजशास्त्रीय विवेचना भी निष्कर्ष निकाला है। देखें, धर्म आर्थिक घटनाएं परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। नहीं, धार्मिक और आर्थिक घटनाएं एक दूसरे पर निर्भर होती है, ऐसा मैक्स वेबर ने कहा है। इसमें किसी एक को निर्णायक मानना उचित नहीं है। ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। धार्मिक आधारिक आधार पर किसी घटना की विवेचना नहीं करनी चाहिए, वरन अन्य कारकों का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि देखिए, मैक्स वेबर ने कहा कि धार्मिक और आर्थिक आधार पर किसी घटना की विवेचना नहीं करनी चाहिए, अन्य कारकों की भी करना चाहिए। आगे देखिए, वेबर ने धार्मिक कारक को एक परिवर्तनीय तत्व मानकर उसका आर्थिक और अन्य सामाजिक घटनाओं पर प्रभाव ज्ञात करने का प्रयत्न किया है। वेबर ने सभी धर्मों का उल्लेख न कर केवल उनके आदर्श प्रारूपों का ही अध्ययन किया है। जैसे कि आप पढ़े होंगे सामाजिक अनुसंधान में निदर्शन या प्रतिदर्श, यानी पूरे धर्म को उन्होंने अध्ययन नहीं किया, एक सैंपल के तौर पर एक धर्म का अध्ययन किया। सभी धर्मों का सैंपल उन्होंने देखा है। इसी पर उन्होंने अपने आर्थिक कारकों के भी आदर्श प्रारूप को ज्ञात किया। उन्होंने धर्म के अध्ययन में आदर्श प्रारूप की अवधारणा का प्रयोग किया। इस तरह से आपका ये सेकेंड लेक्चर भी कंप्लीट हुआ। आप इसको देख लीजिएगा, मेथोडोलॉजी ऑफ मैक्स वेबर एंड सोशल एक्शन जो उन्होंने बताई हैं समाजशास्त्री सिद्धांत में। सोशल एक्शन के प्रकार, सामाजिक क्रिया के प्रकार, और आपके मैक्स वेबर का पद्धति शास्त्र। उसके बाद है आपका मैक्स वेबर का धर्मशास्त्र, इसमें 6 धर्मों का उन्होंने बताया है। इस तरह से आपका ये लेक्चर पूरा हुआ। आपका मेरा वीडियो पर आने के लिए या वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा कि आपको और कैसी वीडियो चाहिए, किस थिंकर की वीडियो चाहिए, तो मैं अवश्य ही आपको प्रोवाइड करवाऊँगी। मेरा कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। Thank you so much.